ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? आपका दिमाग तो ठीक है ना? एक पत्नी घर में है और आप दूसरी पत्नी के सपने देख रहे हो। ऐसे ख्याल रखकर शर्म नहीं आती आपको? अरे मंदबुद्धि, मैं तो तेरी बहन की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ और तो मुझे ही गलत समझने लगी। जब एक दिन भुखमरी से तेरी बहन की घर से लाश उठेगी तब तुझे मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। अब किशोर की बात सुनकर सीमा चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विमला अपनी झोपड़ी में चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। तभी सीमा वहाँ पहुँच जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ विमला, बस मुझसे तेरी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैं तुझे एक राय देने आई हूँ। अगर तू मान जाए तो मेरी तरह तू भी सुखी रहने लगेगी। कैसी राय दीदी? आप कहना क्या चाहती हो? पूरी बात बताइए। देख विमला, कल तेरे जीजा जी ने तेरी हालत देखकर मुझे राय दी कि अगर विमला शादी के लिए मान जाए तो वो तुझे भी अपने साथ रख लेंगे, फिर तेरी सभी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। यमुनानगर गांव में पुरानी झोपड़ियों के बीच एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी। उस हवेली में सेठ श्रीधर अपनी पत्नी राधिका और 2 बेटियों सीमा और विमला के साथ रहता था। लेकिन सेठ की दोनों बेटियों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। सीमा बेटी, तुम भी कुछ काम कर लिया करो। बेचारी विमला दिन भर घर के काम में लगी रहती है। माँ, मैं इस गांव के सेठ की बेटी हूँ, मैं ये नौकरों वाले काम नहीं कर सकती। बेटी, विमला भी हमारी बेटी है, लेकिन वो घर के हर छोटे बड़े कामों में मेरा हाथ बटाती है। माँ, विमला को ये सब करना पसंद है और उसकी आदत भी है, तो घर के काम के लिए केवल उसे ही बोला करो। सीमा हमेशा पिताजी की दौलत का घमंड करती और खुद को बड़ा समझती थी। दूसरी ओर विमला स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। उसके मन में सादगी और दया भरी हुई थी। माँ, मैं जमुना काकी के घर जा रही हूँ। उनकी बेटी मुनिया की शादी है तो घर के कामों में हाथ बटा दूंगी। ठीक है बेटी। काश सीमा भी तेरी तरह सोचती। कभी कभी सोचती हूँ एक ही घर की 2 बेटियों में कितना फर्क है। माँ, मैं तो बस गांव के लोगों का सहारा बनती हूँ। अगर मैं किसी की मदद कर सकूँ तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और रही बात दीदी की, तो वो भी धीरे धीरे सब समझने लगेंगी। बेटी, तेरी यही आदत मुझे सबसे प्यारी लगती है। हर किसी के लिए तेरे होठों से प्यार ही निकलता है। ठीक है बेटी, अब तू समय से जमुना बहन के यहाँ चली जा, और हाँ, शाम होने से पहले लौट आना। कुछ देर बाद विमला जमुना काकी के घर की तरफ जाने लगती है। उसे गांव में सुधीर नाम का लड़का भी रहता था। बचपन से ही दोनों साथ साथ पढ़े, खेले और बड़े हुए। कुछ दूर जाने के बाद विमला को सुधीर मिल जाता है। अरे विमला, यूं नजरें झुकाए कहाँ दौड़ी दौड़ी चली जा रही हो? जरा अपने सामने भी देख लिया करो, कौन आ जा रहा है। सुधीर, तुम यहाँ? हाँ, मैं तो बाजार की तरफ निकल रहा था, तभी अचानक तुम्हें देख लिया तो पास आ गया। अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस चल ही रहा है। कुछ दिन से काम मंदा है, ना जाने क्यों लोग मछलियाँ नहीं खरीद रहे। चिंता मत करो सुधीर, इस समय नवरात्रि चल रही है तो लोगों ने मछली खाना कम कर दिया है। लेकिन तुम्हें कोई और काम भी देखना चाहिए। अगर कल को शादी के बाद हम दोनों साथ रहेंगे तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? अच्छा जी, अभी से शादी के भी ख्याल आने लगे। खैर, तुम ठीक कहती हो। मुझे जल्दी ही कोई दूसरा काम देखना होगा ताकि घर की स्थिति सुधर जाए। लेकिन क्या सुधीर? विमला, तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी गरीबों से दूरी रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे अपना दामाद स्वीकार करेंगे। सुधीर की बात सुनकर अचानक विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान के लिए ऐसी बात मत करो सुधीर। मेरे पूरे जीवन में तुमसे ज्यादा मुझे कोई भी नहीं समझ पाया है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हो पाई तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। अरे रे, तुम तो बेवजह रोने लगी। चलो चुप हो जाओ और ये बताओ, तुम गांव में कहाँ जा रही थी? मैं जमुना काकी के यहाँ उनका काम करवाने जा रही थी। ठीक है, काफी देर हो गई है तो तुम समय से काकी के घर चली जाओ। मुझे भी अब बाजार निकलना होगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दिल के करीब आ चुके थे। कुछ दिन बाद सुधीर ने फर्नीचर का काम शुरू कर दिया। वो जंगल से तरह तरह के पेड़ लेकर घरेलू और उपयोगी चीजें बनाने लगा।
इसी बीच विमला और सुधीर के बारे में सेठ श्रीधर को कहीं से खबर मिल गई। अगले दिन सेठ और उनकी पत्नी कमरे में बैठे होते हैं। राधिका, मुझे लगता है विमला ने कुछ ज्यादा ही घर से बाहर जाना शुरू कर दिया है। क्या बात है जी, आज अचानक आप हमारी बेटी के बारे में ये सब क्यों बोल रहे हो? ऐसा ना बोलूं तो और क्या करूं? गांव से मुझे खबर मिली है कि विमला का सुधीर से चक्कर चल रहा है। अरे कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। कहाँ हम हवेली में रहने वाले और वो एक गरीब मजदूर। ये लड़की तो मेरी नाक कटवा कर ही रहेगी। अभी बात ज्यादा नहीं फैली है तो अपनी बेटी को अच्छे से समझा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सेठ की बात सुनकर राधिका डर जाती है और बोलती है, आप शांत हो जाइए जी, मैं आज ही विमला से बात करूंगी। फिर राधिका ने मौका पाकर विमला को समझाया और सुधीर से दूर रहने का इशारा किया। इसी बीच एक दिन सेठ श्रीधर नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने विमला और सुधीर को हंसते बात करते देखा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विमला, तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? पिताजी, आप यहाँ? तू चुप कर और अभी के अभी घर लौट जा। अब विमला पिताजी के गुस्से से डरकर घर लौट जाती है, लेकिन सेठ श्रीधर सुधीर के पास खड़े होकर कहते हैं, मजदूर कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी को अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश की। अरे कम से कम अपनी औकात देखकर तो मेरी बेटी से बात करता। अब आखिरी बार मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तूने आज के बाद विमला से मिलने की कोशिश भी की तो तेरी हड्डी पसलियां एक कर दूंगा। माफ करना सेठ जी, लेकिन मैंने विमला को कई बार समझाने की कोशिश की थी, पर वो हर बार मेरी बात सुनकर टूट जाती है। शायद मेरे लिए भी विमला मेरे परिवार का हिस्सा जैसी है। लेकिन अगर आपको हम दोनों का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं आज के बाद कभी भी विमला से नहीं मिलूंगा। कुछ देर बाद सुधीर और सेठ दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब सेठ घर पहुंचते ही गुस्से से आग बबूला हो उठता है। राधिका, कहाँ हो तुम? सेठ की चिल्लाहट सुनकर राधिका दौड़ी दौड़ी कमरे में आती है। क्या बात है जी, सब ठीक तो है ना? अरे इस विमला ने तो मेरी नाक कटा दी। अब विमला ने ऐसा क्या कर दिया? अरे इसके ऊपर आशिकी का भूत सवार हो चुका है। ये नदी किनारे सुधीर के साथ हंसी मजाक कर रही थी। वो तो सही समय पर मैं नदी के पास पहुंच गया, नहीं तो ना जाने कितने लोग इस सुधीर के साथ देखकर बातें बनाने लगते। ये आप क्या कह रहे हो जी? क्या सच में विमला सुधीर के साथ थी? और नहीं तो क्या, लेकिन अब बहुत हो गया। एक बार समझाने के बाद भी इसने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। अब तो जितना जल्दी हो सके हमारी बराबरी के परिवार में इसकी शादी करनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हो जी? आप अभी गुस्से में हो, थोड़ा शांत हो जाइए, फिर हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। राधिका, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मुझे कुछ भी नहीं कहना और ना ही सुनना है। ये आपका कैसा फैसला है जी? घर में हमारी 30 साल की बड़ी बेटी बैठी है और आप छोटी बेटी की शादी करने का फैसला ले रहे हैं? राधिका की बात सुनकर एक पल के लिए श्रीधर चुप हो जाता है और सोच में डूब जाता है। तो फिर हम सीमा और विमला दोनों की शादी एक साथ कर देते हैं। वो तो ठीक है जी, लेकिन विमला सुधीर से प्यार करती है। कहीं उसने दूसरी जगह शादी होने से पहले कोई गलत कदम उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी गांव में कई लड़कियां चोरी छुपे अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी हैं। कहीं हमारी विमला ने भी कोई गलत कदम उठा लिया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। राधिका की बात सुनकर श्रीधर फिर से गुस्सा हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, विमला की शादी उस गरीब से हरगिज नहीं हो सकती। घर में बातें चल ही रही थी, तभी विमला बाहर से अपने पिताजी की बातें सुन लेती है और कमरे में आ जाती है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? क्या किसी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना कर देना सही है? मैं सुधीर से सच्चा प्यार करती हूँ और उसके साथ ही खुश रह सकती हूँ। मुझे पता है कि सुधीर गरीब और मजबूर जरूर है, लेकिन वो एक ईमानदार और सच्चा इंसान है। वो मुझे हर तरह से अपने घर पर खुश रख सकता है, लेकिन किसी अमीर के घर जाकर मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। बस विमला, तू अपने बाप की जुबान टाल रही है, जिसने तेरे बचपन से जवानी तक हर जरूरत को पूरा करने के लिए मेहनत की। आज तू उसकी बातें भूलकर एक मजदूर के लिए मुझसे बहस करने लगी है। बदचलन लड़की, तुझे मेरी औलाद होना ही नहीं चाहिए था।
तभी अचानक से सेठ ने विमला को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस चोट से विमला दर्द के मारे करहा उठी और रोने लगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं सुधीर से ही शादी करूंगी। इसी बीच सीमा भी वहां पर आ जाती है। अब बहुत हो गया विमला, तू अपने कमरे में चली जा, नहीं तो घर में बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर विमला अपने कमरे में चली जाती है। पिताजी, आप शांत हो जाइए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इस तरह से सेठ श्रीधर ने अपनी दोनों बेटियों के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसे बड़े घर का रिश्ता भी मिल गया, लेकिन विमला की हालत इन दिनों बिगड़ने लगी थी। उसने चलना फिरना बंद कर दिया था। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ये सब देखकर राधिका का दिल बैठने लगा, जिसके कारण उसने अपने पति से बात की। सुनो जी, हम सब देख रहे हैं कि विमला की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर हमने उसकी बात ना मानी तो शायद कुछ अनहोनी हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, विमला की शादी सुधीर से ही हो जाने दीजिए। अगर विमला एक गरीब इंसान के साथ भी खुश रह सकती है तो बेटी के लिए हमें भी उसकी खुशी में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। राधिका की बात सुनकर सेठ श्रीधर के दिमाग में विमला की हालत घूमने लगी और वो एक पल के लिए अपनी छोटी बेटी के लिए भावुक हो गया। ठीक है राधिका, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं मान जाता हूँ। गांव की हवेली में राधिका ने पति को समझाया। आखिरकार श्रीधर ने अपना फैसला बदल लिया। देखो जी, अब समय आ गया है। सीमा की शादी किशोर से और विमला की सुधीर से हो जानी चाहिए। भगवान ने चाहा तो हम दोनों की बेटियां अपने अपने घर में खुश रहेंगी। ठीक है राधिका, अब हमें शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। कुछ ही समय बाद सीमा और विमला दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सीमा बड़ी कोठी में रहने लगी और विमला साधारण झोपड़ी में सुधीर के साथ जीवन यापन करने लगी। एक दिन सीमा अपने कोठी के बाहर पौधों को पानी दे रही होती है। तभी उसे विमला घड़े के साथ दिखाई देती है। क्यों रे विमला, अपनी पसंद से शादी करके खुश है? अब मिल गया तुझे असली सुख? अरे अपनी हालत तो देख, अभी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए और तेरा रंग धुएं से काला पड़ गया है। अगर मेरी और पिताजी की बात मान लेती तो आज तू भी किसी बड़े घर के ऐशो आराम में रह रही होती। दीदी, भले ही मेरा रंग काला पड़ गया है, लेकिन मेरे पति मुझे इस हाल में भी मेरी सोच से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। और दूसरी बात, अपने घर का काम करना नौकरानी बनना नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदारी निभाना है। तुझे समझाना तो बुद्धू को सलाह देने जैसा है। चल ठीक है, अब जा और अपने काम कर ले। कुछ देर बाद विमला वहाँ से नदी की तरफ बढ़ने लगती है। उधर सुधीर अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार का सहारा बनने लगा। दूसरी ओर किशोर भी सुधीर को ताने देने लगा था। अरे सुधीर, कैसा है? ठीक हूँ भैया, और आप कैसे हैं? दीदी ठीक तो है ना? अरे सीमा अब मेरी कोठी में रहती है तो भला उसे कोई तकलीफ हो सकती है क्या? हाँ भैया, ये तो है। दीदी तो अब हमेशा खुश रहेंगी। हमारी छोड़, तू बता, पहले तो तू अपनी माँ और खुद का खर्चा भी मुश्किल से चला पाता था। अब विमला के आने के बाद उसे 2 वक्त की रोटी भी दे पाता है या नहीं? बस भैया, भगवान की कृपा से हमारा घर भी चल ही रहा है। अरे अगर कभी घर में खाने पीने की परेशानी हो तो विमला को मेरी हवेली पे भेज देना, उस बेचारी को भोजन तो दे ही दूंगा मैं। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किशोर के इरादे सही नहीं लग रहे थे। अगले दिन फिर से विमला पानी लेने नदी किनारे जा रही थी और दूसरी तरफ से किशोर उसे घूर रहा था। किशोर को इस तरह से देखकर विमला की नजरें झुक जाती हैं। इसी बीच सीमा किशोर के पास पहुंच जाती है। क्या बात है जी, मैं कब से देख रही हूँ, आप बड़ी देर से किसी को घूर रहे हो। कौन है वहाँ, जरा देखूं तो। अरे ये तो विमला है। हाँ, ये विमला ही तो थी। बस इसकी हालत देख रहा था। मुझे तो इसकी हालत देखकर तरस आ रहा है। हाँ वो तो है, मैंने भी कल देखा था। अब गरीब के साथ रहेगी तो यही होगा ना। अरे ऐसे ही क्यों रहेगी, मेरे घर पर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है आपका? मतलब एकदम साफ है, तुम दोनों बहनों का खर्चा एक साथ चला सकता हूँ। बस विमला मुझसे शादी कर ले। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? आपका दिमाग तो ठीक है ना? एक पत्नी घर में है और आप दूसरी पत्नी के सपने देख रहे हो। ऐसे ख्याल रखकर शर्म नहीं आती आपको? अरे मंदबुद्धि, मैं तो तेरी बहन की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ।
और तो मुझे ही गलत समझने लगी। जब एक दिन भुखमरी से तेरी बहन की घर से लाश उठेगी तब तुझे मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। अब किशोर की बात सुनकर सीमा चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विमला अपनी झोपड़ी में चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। तभी सीमा वहाँ पहुँच जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ विमला, बस मुझसे तेरी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैं तुझे एक राय देने आई हूँ। अगर तू मान जाए तो मेरी तरह तू भी सुखी रहने लगेगी। कैसी राय दीदी? आप कहना क्या चाहती हो? पूरी बात बताइए। देख विमला, कल तेरे जीजा जी ने तेरी हालत देखकर मुझे राय दी कि अगर विमला शादी के लिए मान जाए तो वो तुझे भी अपने साथ रख लेंगे, फिर तेरी सभी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बस दीदी, बहुत हो गया, ये आप क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति मेरे पास हैं। आप सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने पति को छोड़कर जीजा जी के साथ शादी करूंगी? इससे पहले कि आप कुछ और बोलो, अभी इसी वक्त अपने घर लौट जाओ। मुझे आपकी और जीजा जी की ये बकवास बिल्कुल भी नहीं सुननी। कुछ देर बाद सीमा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ इस राज्य के राजमहल में राजा ने अपनी इच्छा जताई। मंत्रीवर, पिछले कई दिनों से हमें हर तरह की मछलियां खाने का मन कर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए लजीज मछलियों का प्रबंध करवाएं। अब मंत्री और कुछ सिपाही उसी नदी के पास जाते हैं जहां पर सुधीर मछलियां पकड़ रहा होता है। मंत्री ने उसे देखते ही बात की और राजा के लिए मछलियां पकड़ने का काम सौंप दिया। अब सुधीर राजा के लिए हफ्ते में 2 दिन मछलियां पकड़ता और उन्हें देने के लिए महल में जाता रहता था। विमला, अब तो मुझे राजा के यहाँ पर काम मिल गया है। अब देखना, मैं तुम्हारे लिए हर चीज की व्यवस्था कर दूंगा। तुम भी अपनी दीदी की तरह ऐशो आराम से रहोगी। सुधीर, मुझे ऐशो आराम की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा साथ ही सब कुछ है। शादी के बाद अब मैं तुम्हारे हालातों के साथ भी खुश हूँ। तुम मुझे जैसे रखोगे, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। विमला के दिल से निकली ये बात सुनकर सुधीर एकदम भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। विमला, तुम सच में मेरे लिए देवी का रूप हो। तुम्हारे जैसा प्यार कोई इंसान नहीं कर सकता। ऐसा प्यार तो कोई भगवान ही किसी गरीब से कर सकता है। उधर जब किशोर को पता चलता है कि सुधीर राजा के यहाँ पर काम करने लगा है तो उसे जलन होने लगती है। अरे, इस सुधीर को तो अब राजा के यहाँ काम मिल गया है। कहीं ये गरीब मुझसे आगे ना निकल जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला मछली बेचकर कौन सा मछुआरा धनी हुआ है? ये भी गरीब ही रहेगा। अगली सुबह नदी किनारे महल की राजकुमारी स्नान कर रही थी। उनके वस्त्र पास में रखे हुए थे। वहीं कुछ दूरी पर पेड़ के पीछे किशोर खड़ा राजकुमारी को झांक रहा होता है। आज तो राजकुमारी नहाते हुए दिख गई। आज का पूरा दिन मजेदार हो जाएगा। अब किशोर राजकुमारी को नहाते हुए घूरने लगता है। तभी कुछ देर बाद उसे राजकुमारी के कपड़ों के पास हार दिखाई देता है। अब उसके मन में लालच आ जाता है और वो बड़ी चालाकी से हार चुरा लेता है। एक काम करता हूँ, इस हार को सुधीर के घर में छुपा देता हूँ। फिर चोरी का सारा इल्जाम जब उस पर लगेगा तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा और वो फिर से गरीब हो जाएगा। अब किशोर वैसा ही करता है। अगले दिन खोजबीन के दौरान हार सुधीर के घर में ही मिलता है। महल के सैनिक सुधीर को पकड़कर कैद खाने में डाल देते हैं। कुछ दिन बाद राजा को फिर से मछलियों की तलब लगती है तो वो मंत्री से बोलते हैं। मंत्रीवर, जब से हमने सुधीर को कैद किया है, हमारी लजीज मछलियां भी बंद हो गई हैं। अब तो हमें मछलियों की लत लग गई है। हमें लगता है सुधीर को अच्छे से समझाकर उसे छोड़ देना चाहिए ताकि वो फिर से हमारे लिए मछलियां ला सके। इस तरह से सुधीर को छोड़ दिया जाता है और वो फिर से मछलियां पकड़ने का काम करने लगता है। आज तो लेट हो गया, लेकिन आज मैं राजा के लिए अलग मछली ले जाऊंगा। फिर देखना, महाराज खुश हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी आज फिर से नदी में नहाने आई थी और किशोर भी वहां पर आया था। आज राजकुमारी ने जानबूझकर अपने कंगन वहीं गिरा दिए और महल की तरफ जाने लगी। वाह, आज तो इन कंगनों को मैं ही लूंगा और जल्दी से इसे कहीं छिपा कर रख दूंगा। मौका मिलते ही शहर जाकर इसे लाखों में बेच दूंगा।
उधर राजकुमारी महल नहीं बल्कि पेड़ के पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। कुछ देर बाद किशोर उन कंगनों को लेकर आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ से सुधीर भी मछलियाँ लेकर महल की तरफ बढ़ रहा था। उधर महल में चोरी की खबर पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी ने राजा से चोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो चाहती थी कि चोर को उसके घर से पकड़ा जाए ताकि गांव वालों को भी सारी बातें पता चल सके। मुझे तो लगता है इस बार भी चोरी सुधीर ने ही की होगी। चलो उसके घर की तरफ चलते हैं। अरे इस समय वो घर पर नहीं है, नदी किनारे मछलियाँ पकड़ रहा होगा, हमें वहीं चलना चाहिए। अब दोनों सिपाही नदी की तरफ बढ़ने लगे। उधर सुधीर और किशोर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अरे भैया, आप यहाँ, और ये आपके हाथ में क्या है? कहाँ पर? कुछ भी तो नहीं। ये तो मैं सीमा के लिए खरीद कर लाया था। इसी दौरान पीछे सिपाहियों की चलने की आवाज आती है और उसे भनक लग जाती है कि महल के सिपाही उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर वो जल्दी से कंगन को सुधीर के हाथों में रख देता है। क्यों रे सुधीर, तूने फिर से राजकुमारी के आभूषण चोरी कर लिए। इस बार तो महाराज तुझे कड़ी सजा देंगे। कैसी बातें कर रहे हो भैया, मैंने कोई भी कंगन नहीं चुराए हैं। ये तो किशोर भैया ने आपको देखकर मेरे हाथ पर रख दिया। अगर ये कंगन राजकुमारी के हैं तो इनकी चोरी किशोर भैया ने की है। झूठा कहीं का, खुद इन कंगनों को मेरे पास लेकर आया है और मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है। सिपाहियों, आप इसे राजा के हवाले कर दो। अरे तू कौन होता है हमें आदेश देने वाला? अब तो हम इसे ही नहीं बल्कि तुम दोनों को महाराज के पास ले जाएंगे। कुछ देर बाद उन दोनों को महल में ले जाया जाता है। सुधीर, सच सच बताओ, चोरी तुमने ही की है ना? अगर तुमने झूठ बोला तो इस बार तुम्हें पूरी उम्र कैद खाने में डाल दिया जाएगा। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए, लेकिन ये चोरी मैंने नहीं की है। इसी दौरान राजकुमारी आगे बढ़ती है। पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, चोरी करने वाला सुधीर नहीं किशोर है। नहीं नहीं राजकुमारी, ये आपने क्या कर दिया? अगर किशोर भैया को उम्र कैद की सजा दी गई तो सीमा दीदी कैसे रहेंगी? सुधीर, मुझे पता है कि तुम सच छुपाना चाहते हो ताकि तुम इस बदचलन और चोर इंसान की रक्षा कर सको, सिर्फ सीमा के लिए। हाँ राजकुमारी जी, सीमा दीदी ने अपने जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखी है। अगर उनका घर बर्बाद हुआ तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगी। महाराज, अगर आप चाहें तो मुझे उम्र कैद की सजा दे दीजिए, लेकिन किशोर भैया को छोड़ दीजिए। कुछ तो सीख लेते किशोर इस मेहनती और ईमानदार सुधीर से। अरे सुधीर भले ही गरीब है, लेकिन इसके दिल में तो जैसे बदचलन के लिए भी हमदर्दी है। इसके जैसे बनने के लिए एक जन्म नहीं बल्कि तुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। अब राजकुमारी की बात सुनकर किशोर शर्मिंदा हो जाता है और सुधीर से माफी मांगने लगता है। सुधीर, मुझे माफ कर दे। आज तेरी बातों ने मुझे सच में शर्मिंदा कर दिया। सच तो यही है कि मैंने ही तुझे दोनों चोरियों में फंसाने की कोशिश की थी ताकि तू गरीब ही रह जाए, लेकिन इतना सब होने के बाद भी तेरे दिल में मेरे लिए फिक्र देखकर आज मेरी नजरें शर्म से झुक गई हैं। अब किशोर शर्मिंदा होकर राजा की तरफ देखकर बोलता है, महाराज, मैं अपनी चोरी के बदले उम्र कैद की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब महल के सभी लोग असली चोर को पहचान चुके थे, लेकिन अभी भी राजा का फैसला होना बाकी था। किशोर, तुमने जो भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन तुमने आज सबके सामने अपनी चोरी कबूल की है। इस बात से हमें पता चलता है कि तुम्हें अपनी गलती पर अफसोस है। अब हमें भरोसा है कि तुम अब कोई भी गलत काम नहीं करोगे, इसलिए सुधीर की बात मानते हुए तुम्हें उम्र कैद नहीं देंगे। इस तरह से सुधीर और किशोर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कुछ देर बाद घर लौट जाते हैं। अब किशोर अपनी सभी बुरी आदतें भूल चुका था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन दिखने लगा और वो लोगों के साथ भलाई करने लगा। समय के साथ गांव भर में सुधीर और किशोर मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।